हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व एजुकेशन। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एफएसएसएआई असिस्टेंट का जो री एग्ज़ाम हुआ है, जो कि आपका 3 नवंबर को कंडक्ट हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ऑल ओवर पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल काफ़ी ठीक था। ठीक क्या था, मतलब पेपर का लेवल जो था एक मॉडरेट इजी हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। अब यहाँ पर देखो क्या है कि पेपर का लेवल जो हम देखें तो लगभग आप देखोगे कि लगभग जिसने भी अच्छे से पढ़ाई करी थी लगभग सभी ने क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से। 20+ सबके क्वेश्चंस लगभग सही जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन समझने में किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ, उसकी वजह से किसी के एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऐसे करके गलत हुए हैं। जिसने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, हालांकि अगर किसी ने सारी क्लासेस अच्छे से करी होंगी, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा होगा, तो उसने यहाँ पर 24-25 क्वेश्चंस अपने जो थे पूरे के पूरे सही कर लिए होंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है, देखो एक चीज़ आपको समझनी है कि जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पेपर का लेवल चाहे टफ आए चाहे आपका इजी आए, ऑल ओवर कट ऑफ में चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है कि सिलेक्शन, यही कोशिश रहती है कि जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है उसी का सिलेक्शन हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो एफएसएसएआई के केस में कुछ ऐसा नहीं रहा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ ऐसा देखने को मिले आपको कि पिछली बार जैसा पेपर आया था कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिए गए। हालांकि इस बार जिसने पढ़ाई भी करी थी तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा था, बट इस बार पेपर का लेवल जो था काफ़ी इजी था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर खुश हैं क्योंकि उनका एफएसएसएआई का पेपर अच्छा गया है। सो यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा बस देख लेते हैं, और इसमें देखो क्वेश्चंस जो थे लगभग सारे क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाए हैं। सारे क्वेश्चंस कब आपको मिलेंगे, लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं। एफएसएसएआई 4 से 5 दिनों में क्या करता है, आंसर की रिलीज कर देता है। तो जो भी कैंडिडेट है वो जा करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, दोबारा से वहां से वो आंसर की अपना डाउनलोड कर सकते हैं जहां से उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा गया था कि ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हमारा हुआ था 10 जुलाई, ठीक है, 2018 को। और इसी साल में आप देखोगे कि जो हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, 16 अक्टूबर को एक स्वस्थ भारत यात्रा हुई थी जो 100 डेज की हुई थी। तो ये पूरा का पूरा एक चीज से कनेक्टेड था। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको आपने पढ़ा ही होगा, चाहे हमारे यहाँ से पढ़ा हो चाहे कहीं से पढ़ा हो, आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि बहुत बेसिक है, ऐसा कुछ इसमें यूनिक नहीं है। भोग का फुल फॉर्म ये तो सिलेबस में ही लिखा हुआ है, ऐसा इसमें क्या पूछ दिया है कि बहुत ठीक है, तो ये सिलेबस में ही मेंशन है भोग का फुल फॉर्म क्या होता है बेसिकली अगर आप पढ़ोगे तो, ब्लीसफुल हाइजनिंग ऑफरिंग टू गॉड। उसके बाद में यहाँ पर आता है टीपीसी परसेंटेज इन ऑयल। इसको कई बार आपको पढ़ाया है, कई बार आपको समझाया है कि यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, वो पूछ क्या रहा था, बट लोगों ने यही पूछा कि टीपीसी परसेंटेज इन वेजिटेबल ऑयल, बस ये पूछा गया था। तो वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि 25% है, कुछ लोग बोलते हैं 15% है, ठीक है। अगर आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है, अगर आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है, वहां पर नॉर्मली लिखा हुआ है तो आप 15% के साथ जाओगे। आप जाओगे कि अगर आपसे पूछता है कि टीपीसी परसेंटेज यानी कि टोटल पोलर कंपाउंड वेजिटेबल ऑयल में कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए मैक्सिमम, तो 15% होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछता है रीयूज्ड वाले में कितना होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं 25% होना चाहिए। अब यहाँ पर जो लोग 15 के साथ गए हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन यही था जो लोग 15 के साथ में गए हैं तो बहुत लोग यहाँ पर 25 बोलेंगे, ठीक है। 25 उस केस में होता है जब हम रीयूज्ड के साथ में जाते हैं। तो जब हम रीयूज्ड ऑयल को यूज करते हैं तो वहां पर टोटल पोलर कंपाउंड अगर 25 पहुंच जाता है तो 25 के ऊपर हम बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, ठीक है। बट फ्रेश वाले की अगर हम बात करें तो हम 15% वहां पर कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पर देखोगे भी, अगर आंसर की में 25 भी आता है तो उसके बाद में अगर आप यहाँ पर क्लेम डालोगे एफएसएसएआई के साथ में तो 15 वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन ये था आपको उसका मार्क्स भी मिलेगा। ऐसा प्रीवियस पेपर में स्टेट एफएसओ में भी हो चुका है, ये सेम कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था एक पेपर में। तो वहां पर उन्होंने 25 मार्क किया था, बट उस केस में 15 करेक्ट होगा, बाद में उसको करेक्ट भी किया और उसको नंबर भी मिला। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी ऑल ओवर कट ऑफ पे या फिर ऑल ओवर सिलेक्शन पे एक, वहां पर आप देखोगे कि लास्ट में होता है ना, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन की वजह से अगर सिलेक्शन रुक रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हो। अगर वहां पर मैक्सिमम पूछा था, रीयूज्ड मेंशन नहीं था, तो आप 15 के साथ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन ये था, बहुत बेसिक था, अभी एमसीक्यू क्लास में भी डिस्कस किया। ये जो हमारा जो भी ऑडिटिंग एजेंसीज होती हैं उनके पास में कौन सा एक्रीडिटेशन जो सर्टिफिकेशन होता है आईएसओ वो कौन सा होना चाहिए, 17020 है, 17021 है, ठीक है। तो ये उनके पास में होता है। तो किसके लिए है, ये ऑडिट एजेंसीज के लिए है।
उसके बाद में देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा ये जो फूड सेफ्टी रेगुलेटर इन स्टेट है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फूड सेफ्टी रेगुलेटर इन स्टेट का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो स्टेट होता है उस स्टेट में कौन कौन से रेगुलेटर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं। रेगुलेटर का मतलब जो फूड सेफ्टी की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो कौन करता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर करता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर करता है। यहाँ कहाँ पूछ रहा है, स्टेट में पूछ रहा है, और कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी करते हैं। तो सबसे टॉप लेवल पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, एक पर्टिकुलर स्टेट में एक ही कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है। उसके जस्ट नीचे कौन होता है, जस्ट नीचे डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एरियाज बटे होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि विच इनिशिएटिव इज नॉट अ सस्टेनेबल इनिशिएटिव। तो ये जो आपकी हमने लास्ट क्लास जो थी, क्लास नंबर 10 थी, जिसमें एमसीक्यू डिस्कस किए, तो शायद लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। तो एक इमेज फॉर्म में आपको बताया था, डिमांड साइड इनिशिएटिव, सप्लाई साइड इनिशिएटिव एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव में बात करी थी। सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन था कि विच इनिशिएटिव इज नॉट अ सस्टेनेबल इनिशिएटिव। ये पूछा था कि कौन सा सस्टेनेबल इनिशिएटिव नहीं है। तो अगर आपको सस्टेनेबल वाले पता है तो आप उसमें से मार्क कर सकते थे कौन सा इसमें नहीं है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखो रुको जो है वो भी एक सस्टेनेबल इनिशिएटिव है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर एक जो हाथ आया था किसको लेकर के, ऑर्गेनिक फूड को लेकर के, वो भी यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा देखोगे आप क्या होता है, शेयर फूड करके एक होता है, ठीक है, शेयर फूड करके होता है, वो भी यहाँ पर किस में आ जाएगा, सस्टेनेबल में आ जाएगा। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि हम अगर किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हम इस तरीके से यूज़ करें कि उसको कैसे वेस्ट ना करें। यही कॉन्सेप्ट रुको में आता है कि ये जो टोटल पोलर कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये जो ऑयल है यूज़ करने के लायक नहीं होता है, बट हम कैसे इसको रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं जिससे हम इसको दूसरे काम में ले सकें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हम रुको का ये कॉन्सेप्ट लेकर के आई हमारी गवर्नमेंट, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिसाइकल कर रहे हैं रीयूज ऑयल को, और जिसको हम क्या यूज़ करेंगे, फिर बायोडीजल बनाने में उसका प्रयोग करेंगे। तो एक तरीके से ये क्या है, ये सस्टेनेबल इनिशिएटिव हो जाता है। सेम यहाँ पर जैसे कि ऑर्गेनिक फूड भी है, ऑर्गेनिक फूड में भी हम सस्टेनेबल की बात ये करते हैं कि कैसे भी करके हमें जो भी हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहाँ पर हम कम से कम पेस्टिसाइड का यूज़ करें, और जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी लैंड है और जो भी हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम किसकी तरफ जा रहे हैं, सस्टेनेबल की तरफ जा रहे हैं। शेयर फूड में भी यही होता है कि जो फूड होता है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसको वेस्टेज उसका ना हो पाए। अगर कहीं पे खाना बच गया है तो वहाँ से हम उसको कलेक्ट करें और उसका हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन करें जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सब भी बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था। उसके बाद में रेफरेंस लैब की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितनी रेफरेंस लैब है, 20 रेफरेंस लैब है, ठीक है। रेफरेंस लैब कितनी है हमारे पास में, 11 रेफरेंस लैब है। अगर हम रेफरल लैब की बात करते हैं तो 20 था। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन अगर रेफरल था तो हमारा 20 होगा, अगर रेफरेंस था तो क्वेश्चन आंसर हमारा क्या होगा, 11 होगा। तो अभी के एट प्रेजेंट हमारे पास में 11 रेफरेंस लैब है, ठीक है, और 20 हमारे पास में क्या है, रेफरल लैब है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, रेफरल था, रेफरेंस था, थोड़ा याद नहीं है। फूड फॉर रीटेस्टिंग, फूड फॉर रीटेस्टिंग हम कब करते हैं, जैसे मैंने आपको कई जगह बताया भी है कि सबसे पहले क्या होता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर कोई सैंपल कलेक्ट करता है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद में उसकी टेस्टिंग के लिए किसके पास में भेजता है, वो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जब वो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है तो एक पार्ट तो वो फूड एनालिस्ट के पास में भेज देता है, बट बाकी के 3 पार्ट किसके पास में रहते हैं, डीओ के पास में रहते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में वो तीनों पार्ट्स रहते हैं। 3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स इस वजह से रखे जाते हैं कि अगर वो सैंपल पहला वाला खराब हो जाएगा तो दोबारा से हम उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे किसके पास में, फूड एनालिस्ट की रिक्वेस्ट पे। फोर्थ वाला जो होता है, फोर्थ वन इस वजह से होता है कि अगर रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद में फूड बिजनेस ऑपरेटर ये बोलता है कि जो भी रिपोर्ट है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो कहता है कि यहाँ पर जो भी टेस्टिंग मेथड और जो यूज़ किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसका मानना यही है कि जो लैब रिपोर्ट है हमें उस पर बिलीव नहीं है, हम दोबारा से टेस्ट कराना चाहते हैं। तब वहाँ पर क्या होगा, ये सेंड किया जाएगा, कहाँ पर भेजा जाएगा, ये रेफरल फूड लेबोरेटरी में भेजा जाएगा फर्दर टेस्टिंग के लिए, और उसका जो रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पे हम भेजेंगे, हम यहाँ पर रेफरल फूड लेबोरेटरी में भेजेंगे। तो 20 रेफरल फूड लेबोरेटरी हैं और उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। हाउ मेनी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पैनल, ठीक है, 10 MCQ क्लास थी, 10 MCQ क्लास में लगभग 2 क्लासेस में करीब बार बार रिपीटेड मैनर में इसको हमने बात किया था। तो टोटल कितने हैं पैनल, 21 हैं। 21 में अगर हम बात करते हैं तो 10 हमारे हॉरिजॉन्टल पैनल है और 11 हमारे वर्टिकल पैनल है।
अब इसको देखो, बहुत बेसिक होता है। हॉरिजेंटल पैनल वो पैनल्स होते हैं जहां पर हम फूड की कैटेगरी को फूड से रिलेटेड चीजों को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, ये क्या है, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, पेस्टिसाइड रेसिड्यू हो गया, ये फूड से एसोसिएटेड है, ना कि फूड है। बट वर्टिकल में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर सीरियल्स, मिल्क हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, ये सब फूड है। तो इनको हम किस में डालते हैं, वर्टिकल कैटेगरी में डालते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना। तो क्वेश्चन यही आया था कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल पैनल को लेकर के कितने कितने हैं, और उसमें पूछा जा रहा था कि मतलब इसमें से कौन सा वर्टिकल पैनल है या हॉरिजेंटल पैनल है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। बजट स्पीच का एक क्वेश्चन आया था। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले रिकमेंडेड होता है कि आप सबसे पहले फूड लॉ पढ़ो। तो फूड लॉ की क्लास नंबर 00, जिसमें हम बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, और सिंपली लिखा गया है 2002। तो 2002 का जो बजट स्पीच था वहां पर हमने इसको लेकर के बात करी थी। 2005 में क्या हुआ, बिल आया था, 5 में बिल आया था, उसके बाद में 6 में फाइनली एक्ट बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आगे जाकर के 2008 में FSSAI एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अब ये जो ट्रिपल ई का कॉन्सेप्ट पूछा गया था, ये भी रुको के अंदर आता है। ट्रिपल ई में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरीके से एजुकेट कर सकें लोगों को, ठीक है। उसके बाद में कैसे हम इन्फोर्स कर सकें, और साथ ही साथ हम एक इकोसिस्टम बना सकें। अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रिपल ई मॉडल जब इम्प्लीमेंट होगा, तब हम ये पूरे के पूरे रुको के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जो रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको हम यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले लोगों को क्या करेंगे, पहला ई बताता है कि हम एजुकेट करेंगे। फर्स्ट ई क्या बताता है कि हम यहाँ पर एजुकेट करेंगे। सेकेंड ई ये बताता है कि हम इन्फोर्स करेंगे। इन्फोर्स का मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि FSSAI ने बोला कि 15 किस केस में होना चाहिए, 25 किस केस में होना चाहिए, टोटल पोलर कंपाउंड। तो ई हो जाएगा इन्फोर्समेंट। लास्ट ई जो बात करता है वो बताता है इकोसिस्टम। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। इकोसिस्टम कैसे बनाएंगे, हम जो भी रीयूज ऑयल है उसको कलेक्ट करेंगे, पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाएंगे। तो वहां पर जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, जो भी प्राइवेट कंपनीज वगैरह इन्वॉल्व होती है, वहां से वो कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद में उसको वहां पे ले जाते हैं, तो पूरी तरीके से उसको जो भी प्रोसेस होता है वो करते हैं। फिर हम यहाँ पर उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं तो पूरा का पूरा ये क्या है, पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है, कि एक साइकिल बनने लगता है, एक चेन बनने लगता है, ठीक है। इस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो FSSAI है, FSSAI का जो स्ट्रक्चर है उसमें जब आप देखोगे कि तो वुमेन का नंबर कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। स्विफ्ट पूछा गया था, इसको भी MCQ में डिस्कस किया था। तो नीचे से ऊपर तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने, मतलब क्लास की बात करो या फिर जो लेटेस्ट MCQ क्लासेस हुई थी, ठीक है, वहां पर हमने डिस्कस किया। पेपर इजी था, हालांकि हमने तो, आपने क्लासेस देखी होंगी तो और डेप्थ में चीजें पढ़ी थी, और डिटेल में पढ़ी थी। थोड़ा टफ भी आता तब भी आप कर ले जाते, बट इतना टफ पेपर था नहीं। तो स्विफ्ट के बारे में पूछा गया। तो स्विफ्ट का मतलब यहाँ पर है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। जब हम इंपोर्ट्स करते हैं किसी फूड को, आर्टिकल ऑफ फूड को, तो वहां पर ये पूरे सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए जिससे थोड़ा आसानी हो सके और समय बच सके। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कस्टम में, तो फूड जो है वो खराब होने लगता है। तो ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, जिससे ट्रेड को करने में थोड़ा सा आसान हो सके चीज़ें। डाइट फॉर लाइफ पे एक लंबा डिस्कशन हुआ था, 7 से 10 मिनट का MCQ के बीच में। तो यहाँ पर डाइट फॉर लाइफ IEM, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मतलब जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, जो आप देखोगे कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके केस में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इनका वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाते। अब अगर वो इनका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि आगे जाकर के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है, और बहुत सारे उनका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाता है। तो ऐसा केस देखने को मिला। तो डाइट फॉर लाइफ में क्या किया कि एक तरीके से सबको कनेक्ट किया गया, कि प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर सकें जो पेरेंट हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जो भी इसमें स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या कर सकें, एक तरीके से कनेक्ट हो सकें और जिसको ज़रूरत है उस तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो इसके बारे में हमने डिटेल में चीज़ों को कवर किया है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वैलिडिटी पूछा गया है। वैलिडिटी की अगर बात करें तो ये सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पूछ रहा है, वह 2 ईयर होता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक मुझे 18 ही क्वेश्चंस मिले लगभग लोगों से, जो कॉमन क्वेश्चन थे। इसके अलावा क्या थे वो नहीं मिल पाए हैं, तो बाकी जब आंसर की आ जाएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फी चार्ज बाय लेबोरेटरी व्हेन फूड सैंपल फॉर टेस्टिंग के लिए जब हम भेजते हैं तो वहाँ पर जो फीस होती है वो कितनी होती है। तो देखो यहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछ रहा है, कि जनरली पूछ रहा है कि कितना फीस हम चार्ज करते हैं, तो 5000 करते हैं।
अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है इन्फेंट या फिर मिल्क, जो भी इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इन्फेंट मिल्क प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनते हैं, या फिर सीरियल्स वगैरह हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, तो उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के लिए 12,000 रुपये होता है। बट जनरली अगर पूछा गया, जैसे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए भी 12,000 रखा गया है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 5,000, तो जनरली पूछा गया है टेस्टिंग के लिए कितना चार्ज करते हैं, तो 5,000 रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये था एक ऑल ओवर डिस्कशन था। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें जो थी वो ठीक लगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पेपर इजी था, इसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। अब कट ऑफ क्या जाएगा ये थोड़ा सा अभी प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट आप इतना तो कह ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, 400 के आसपास चीज़ें रह सकती हैं। तो देखो ऑल ओवर पेपर की बात करें तो पेपर जो था वो इजी था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है, अभी शायद इरेज हो गया होगा, अभी टेक्निकल इशू कुछ आ गया था, इसकी वजह से ये सब जो लिखा था वो इरेज हो गया है। अब यहाँ पर देखो एक क्लस्टर इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया था, तो इसको लेकर के भी क्लास में एमसीक्यू में डिस्कस भी किया था कि प्रॉपर क्लस्टर इनिशिएटिव में क्या आता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो जो क्लीन स्टेट फूड हब है, उसके बाद में आप देखोगे जो क्लीन फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट है वो भी यहाँ पर आता है, और ईट राइट स्टेशन क्या होता है, भोग हो गया, ये सब एक क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक इनिशिएटिव होता है। वहां पर आप देखोगे कि इस इनिशिएटिव के अंदर में जैसे भोग है, अब भोग में बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं, तो उनका एक क्या होता है, समूह होता है, इस वजह से इसको क्लस्टर बोलते हैं। क्लीन स्ट्रीट फूड हब में भी हमें यही देखने को मिलता है। जब आप जाओगे तो वहां पर लगभग 50 से भी ज़्यादा आपको छोटे छोटे वेंडर्स देखने को मिलते हैं। ईट राइट स्टेशन में भी ऐसा ही है। फिर आप जैसे कि जो वेजिटेबल मार्केट्स होती हैं वहां पर भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, तो कई सारे वेंडर्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्लस्टर इनिशिएटिव का बहुत बेसिक है। जब भी हम यहाँ पर इन इनिशिएटिव्स के बारे में जब भी हम वहाँ पर पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि क्लस्टर इनिशिएटिव्स में कौन कौन से इनिशिएटिव होते हैं। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे। ठीक है, ठीक है, तो इसको लेकर के एफएसएसआई असिस्टेंट का जो पेपर है उसको हम एक डिटेल में और समझेंगे जब हमारी एक प्रॉपर आंसर की आ जाएगी, जिससे हमें समझ में भी आ जाएगा कि एफएसएसआई ने कौन से क्वेश्चंस को करेक्ट माना है, और वहां पर प्रॉपर क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या थी, जिससे हमें प्रॉपर एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।